नेपाल एक ऐसा देश है जो अपनी अनूठी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे रहस्यमयी और अनोखी परंपरा कुमारी परंपरा है, जिसमें एक छोटी लड़की को जीवित देवी के रूप में पूजा जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और नेपाल की मल्ल वंश 12वीं-18वीं शताब्दी से चली आ रही है। नेपाल में कई कुमारियां होती हैं, लेकिन काठमांडू की राजकुमारी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेपाल की कुमारी को देवी तलेजु भवानी का अवतार माना जाता है। तलेजु भवानी को नेपाल के राजाओं की संरक्षक देवी माना जाता था और कहा जाता है कि वह राजा से केवल सपनों में मिलती थीं। किंवदंती के अनुसार एक बार नेपाल के राजा जयप्रकाश मल्ल ने देवी के साथ अपने गुप्त मिलन के दौरान कोई गलती कर दी, जिससे देवी नाराज हो गईं और उन्होंने सपनों में आना बंद कर दिया। तब राजा ने अपनी गलती के प्रायश्चित के रूप में एक छोटी कन्या को देवी के रूप में पूजने की परंपरा शुरू की। आज भी नेपाल के विभिन्न शहरों में कुमारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कुमारी काठमांडू, भक्तपुर और पटान में होती हैं, लेकिन काठमांडू की कुमारी को सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है और उसे राजकुमारी कहा जाता है। कुमारी बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन और रहस्यमयी होती है। कुमारी का चयन नेपाल के राजपुरोहित और बज्राचार्य बौद्ध पुजारियों द्वारा किया जाता है। कुमारी बनने के लिए लड़की को कई विशेष योग्यताओं को पूरा करना पड़ता है। लड़की शाक्य या बज्राचार्य बौद्ध समुदाय से होनी चाहिए। उसकी आयु 2 से 5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ और निर्मल होना चाहिए, कोई घाव, दाग या निशान नहीं होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व निडर, साहसी और शांत होना चाहिए। उसकी आंखें चमकदार और बड़ी होनी चाहिए और दांत एकदम परफेक्ट होने चाहिए। वह कभी रक्त, मांस, प्याज और लहसुन का सेवन न करती हो। उसके जन्मपत्री कुंडली का मिलान नेपाल के पूर्व राजाओं की कुंडली से होना चाहिए। लड़की को कुमारी बनने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसे काल भैरव मंदिर में रात भर अकेले रखा जाता है, जहां बकरी के सिर, जलते हुए दीपक और डरावने मुखौटे रखे जाते हैं। यदि वह बिना डरे शांत बनी रहती है, तो उसे देवी तलेजु का साक्षात अवतार मान लिया जाता है। जब लड़की को कुमारी के रूप में चुना जाता है, तो उसे उसके घर से लाकर काठमांडू के कुमारी घर, कुमारी महल में रखा जाता है, जहां वह देवी के रूप में पूजी जाती है। कुमारी का जीवन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होता है। वह महल में रहती है और केवल विशेष अवसरों पर बाहर निकलती है। उसके पैर कभी जमीन को नहीं छूते, उसे हमेशा किसी व्यक्ति की गोद में उठाकर ले जाया जाता है। वह अधिकतर समय महल में ही रहती है। विशेष त्योहारों में उसे बाहर लाया जाता है। कोई भी उसे सीधे छू नहीं सकता। लोग उसके दर्शन मात्र से ही धन्य मानते हैं। राजा और उच्च अधिकारी भी उससे आशीर्वाद लेते हैं। इंद्र जात्रा नेपाल का सबसे बड़ा पर्व है, जब काठमांडू की कुमारी कुमारी रथ यात्रा में भाग लेती है। इस दिन हजारों भक्त सड़कों पर निकलते हैं और राजा भी कुमारी के दर्शन करने आते थे। जब कुमारी पहली बार बीमार पड़ती है, चोट लगती है या उसे मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो उसे देवी के रूप में नहीं माना जाता। तब एक नई कुमारी का चयन किया जाता है और पुरानी कुमारी का सामान्य जीवन शुरू हो जाता है। पहले माना जाता था कि पूर्व कुमारी से शादी करना अशुभ होता है, लेकिन अब यह धारणा बदल रही है। सरकार अब पूर्व कुमारियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर देती है। कुछ पूर्व कुमारी समाज में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रही हैं। हालांकि कुमारी परंपरा नेपाल की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह परंपरा एक लड़की के बचपन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देती है।
कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इसे बाल अधिकारों के खिलाफ बताया। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में कहा कि कुमारी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आधुनिक युग में कुमारी को पढ़ने और जीवन का आनंद लेने की अनुमति दी जा रही है। नेपाल की कुमारी परंपरा एक अद्भुत और अनोखी प्रथा है जो हिंदू और बौद्ध धर्म के मेल को दर्शाती है। यह परंपरा नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आधुनिक समाज इसे धीरे धीरे बदल रहा है। भले ही इस परंपरा पर विवाद हो, लेकिन कुमारी आज भी नेपाल के लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई हैं। उनका दर्शन करना आज भी शुभ माना जाता है और नेपाल की संस्कृति में उनकी एक विशेष भूमिका है।